everyone, welcome to Chetan Bharat Learning, and today we are going to discuss current affairs related social issues of the past week. Now our period of reference for this particular discussion video would be from 2nd of October to 8th of October. Alright, so we'll discuss social issues, current affairs related social issues that were relevant in this time frame. Okay, so let's take a look at the social issues that we are going to discuss in this video, that we are going to cover in this video. Issues to be covered. सबसे पहले number 1, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ये मिशन लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एम्पावर एससी यूथ, शेड्यूल्ड कास्ट यूथ, उसको एम्पावरमेंट देने के लिए ये मिशन लॉन्च करा है। तो हम देखेंगे कि ये मिशन लॉन्च क्यों करा है और ये मिशन की स्कीम्स वगैरह क्या क्या है, मतलब इसके प्रोविजंस क्या हैं इस मिशन के। देन वील जंप टू पीएम स्वनिधि स्कीम। अब पीएम स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है स्ट्रीट वेंडर्स, ये रेडी वाले, ठेले वाले, इनके लिए लेके आई है। हुआ दरअसल ये कि ये रेडी वाले स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए प्लस उनको और एम्पावर करने के लिए, उनके बिजनेसेस को जिंदा रखने के लिए आप स्कीम लेके आते हो पीएम स्वनिधि स्कीम। तो ये वो स्कीम है, इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। देन वील जंप टू स्वच्छ विद्यालय अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो जानते हो। स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ आपने लॉन्च करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था स्वच्छ विद्यालय अभियान। नाउ पर्पस स्वच्छ विद्यालय अभियान का क्या था कि स्कूल्स को भी प्रॉपर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज दी जाएं, ताकि स्कूल्स भी स्वच्छ रहें, बच्चों में भी डिजीजेस वगैरह ना फैले। क्लियर? नाउ इस स्वच्छ विद्यालय अभियान से रिलेटेड अभी रिसेंटली सीएजी की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, और इस रिपोर्ट ने इस अभियान को काफी क्रिटिसाइज करा है। क्रिटिसाइज ऐसे नहीं करा है कि ये गलत है, क्रिटिसाइज ऐसे करा है कि सरकार ने इसे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो इस न्यूज को इन टोटलिटी देखेंगे हम, ठीक है, और फिर इन दी एंड हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इससे रिलेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने करी है, तो इससे रिलेटेड हम देख लेंगे। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। नाउ ये जो मिशन है ना, ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और ये लॉन्च करा है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट यूथ के लिए। ना जैसा कि आप जानते हो, अब के मॉडर्न जमाने में ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू एम्पावर इट्स अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। हर सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट्स, सारी गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं। हमारी गवर्नमेंट भी कोई डिफरेंट नहीं है, राइट ना। हमारे सोसाइटी में ना जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज रहे हैं, उनको ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं दी गई हैं। तो जब इंडिया आजाद हुआ ना, तब से इंडिया की ये कोशिश है कि ये जो एससी यूथ है ना, या ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स हैं, यूथ भी छोड़ो, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, इन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए। नाउ ये एक एकेडमिक वर्ड है, आई वुड वांट यू गाइस टू यूज दिस वर्ड इन योर आंसर। जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं ना, वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए। और इंडिया में जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन्हें तो कैटेगोरिकली पूरी सोसाइटी हिस्टोरिकली मेन स्ट्रीम से बाहर रखती थी। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक वेल्स हो गए, पब्लिक एरियाज में एंट्री बैन होती थी, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती थी, राइट। तो हमारा हिस्टोरिकल इतना सारा बैगेज है, जिसकी वजह से जो इन कम्युनिटीज के लोग हैं वो आउटसाइड मेन स्ट्रीम रहे हैं, ठीक है ना। इनको मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। एक बारी वो स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट गवर्नमेंट जो ये स्टेप ले रही है। ऑलराइट, तो इन लोगों को, जो ये कम्युनिटीज हैं अंडर प्रिविलेज या सबऑल्टर्न कम्युनिटीज होती हैं आपकी, जो इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकली मेन स्ट्रीम से बाहर निकाले गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। एक, आप कोशिश करते हो कि इन कम्युनिटीज को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी? देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मतलब पता है क्या है?
अभी इंडिया में अगर कास्ट सिस्टम खत्म ना होता और ये जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है ये मेन स्ट्रीम के बाहर ही रहते, तो हमारी कंट्री में जितनी भी अच्छी अच्छी पोजीशंस हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, हाई पेइंग जॉब्स हैं, वो सारे हाई कास्ट के लोग ही कॉर्नर कर जाएंगे। क्लियर? क्योंकि उनके पास सारी एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं जो चाहिए होती हैं इन जॉब्स को गैदर करने के लिए। उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती है, उन्हें अच्छी अपब्रिंगिंग भी मिल जाती है, मतलब अपब्रिंगिंग इन अ सेंस प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग मिलती है। ये सारी फैसिलिटीज उन्हें मिलती है, इसीलिए दे आर बेटर इक्विप्ड टू गार्नर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ये सारी जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स या हाई स्टेटस वाली जॉब्स। नाउ सरकार चाहती है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के या ये जो सो कॉल्ड हाई कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं ये सारी पोजीशंस कॉर्नर ना कर लें। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, उन सबको सरकार बराबरी के लेवल पे ले आए एजुकेशन के। जब सरकार सबको बराबरी के लेवल पे ले आएगी ना एजुकेशन के, फिर इंडिविजुअल टैलेंट के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। मेक सेंस? अगर जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उन्हें एजुकेशन ही नहीं मिल रही तो वो कैसे जॉब मार्केट में कंपीट करेंगे? ये तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, क्योंकि अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड करी गई। तो इसीलिए अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, ताकि अपॉर्चुनिटी उनके पास भी हो, अपॉर्चुनिटी अमीर लोगों के पास भी हो, उसके बाद दोनों कंपीट करें। राइट? वो ज्यादा फेयर होगा, वो ज्यादा जस्ट होगा। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने सोचा कि एक तो एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन अवेलेबल करते हैं सारी कम्युनिटीज को, सारी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को। ठीक है? पर आपको दिखा कि इससे भी कुछ हो नहीं रहा है। जब इससे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी में सदियों पुरानी एक मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बहुत पुरानी पर बहुत ज्यादा रेमिनेंट है, बहुत ज्यादा मौजूद है ये प्रैक्टिसेस। राइट? तो इससे पार पाने के लिए आपने क्या करा? आपने हथियार उठाया अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन, या इसे हम कई बार कह देते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अफर्मेटिव एक्शन पता क्या होगा? यही जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है। राइट? पाया यह गया कि जितने भी ये बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें सिर्फ कुछ कास्ट के लोग ही पढ़ पा रहे हैं और उन्हें ही अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। तो आपने सोचा कि इधर भी हम रिजर्वेशन कर देते हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स में रिजर्वेशन कर देते हैं, और वो रिजर्वेशन की पॉलिसी को हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। जब इन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगी, जो ये अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, इन्हें भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, इन्हें भी अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और ये कम्युनिटीज मेन स्ट्रीम होने लग जाएंगी। राइट? और अफर्मेटिव एक्शन आपने सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रखा, आपने गवर्नमेंट जॉब्स में भी अफर्मेटिव एक्शन कर दिया। अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, तो आपने अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट जॉब्स में भी कर दिया। आप अफर्मेटिव एक्शन वर्ड यूज कर सकते हो, या यू कैन यूज द वर्ड इन योर आंसर्स, दिस वर्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हो इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज, बट दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। राइट? तो अफर्मेटिव एक्शन आपने एजुकेशन में भी कर दिया और गवर्नमेंट जॉब्स में भी कर दिया। क्लियर? बट एक तीसरा डोमेन रह गया था जहां पे मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे थे ये अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट सेक्शंस। आप जानते हो कि ये चीजों से ठीक है, काफी फायदा हो रहा है। अब ना पूरी इंडियन सोसाइटीज को ना आप इंडियन सोसाइटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, दो पार्ट्स में। एक तो गवर्नमेंट का स्फीयर है जहां पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और एक प्राइवेट स्फीयर है जहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस है, प्राइवेट स्फीयर है। राइट? अब इन एक्शंस की वजह से यहां पे तो काफी फायदा हो रहा है इन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को, पर प्राइवेट स्फीयर में भी आप इन्हें फायदा देना चाहते हो, आप प्राइवेट स्फीयर में भी इनको मेन स्ट्रीम करना चाहते हो। राइट? नाउ करंटली प्राइवेट स्फीयर में एज चल रही है स्टार्टअप्स की, कि जो इंडिया का यूथ है वो स्टार्टअप्स की रेवोल्यूशन का पार्ट बन गया है। बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज अपना बिजनेस खोल पा रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज वाले। तो ये स्टार्टअप्स के थ्रू आप इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकते हो, और इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट है। राइट? मेक सेंस? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये पॉलिसी तो चलो इस एरिया को डोमेन करती है, इस एरिया को गवर्न करती है, बट प्राइवेट स्फीयर में भी आपको एम्पावर करना पड़ेगा। अब प्राइवेट स्फीयर में आप एम्पावर कैसे कर सकते हो? जो शेड्यूल्ड कास्ट यूथ है ना, उसे आप किसी तरह उसको सपोर्ट करो कि वो भी अपने इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू स्टार्टअप्स खोल सके।
अगर शेड्यूल कास्ट यूथ भी स्टार्टअप्स खोलेगा तो वो भी काफी ज्यादा प्रिविलेज पोजीशन में आता जाएगा, क्या पता उनके बिजनेसेस सक्सेसफुल हो जाएं। अगर शेड्यूल कास्ट यूथ भी इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है, नई नई कंपनीज खोलता है, तो वो भी एम्पावर होंगे। और इसके साथ साथ एक तो उनकी खुद की एम्पावरमेंट होगी और इंडियन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का पार्ट हो जाएंगे। अब वो भी ये जो प्रिविलेज पोजीशन वाले लोग थे, इनका अपना ही सोशल सर्कल था। अब ये जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है, ये भी इसी सोशल सर्कल का पार्ट होंगे, इसी सोसाइटी में सम्मिलित हो जाएंगे और यही सोसाइटी मेन स्ट्रीम हो जाएगी। मेक सेंस? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो अब स्कीम आई है ना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, अटल अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ये एम क्या करता है कि जो शेड्यूल कास्ट यूथ है ना, उसको एम्पावर किया जाए, उनमें ज्यादा इनकलकेट किया जाए कि वो भी अपने आइडियाज के थ्रू स्टार्टअप्स खोल सके। तो शेड्यूल कास्ट यूथ के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। यहां पे आप पढ़ भी सकते हो, ASIIM टू सपोर्ट 1000 स्टार्टअप्स ऑफ SC यूथ ओवर नेक्स्ट 4 years। ऑलराइट, नाउ अभी जो मैंने डिस्कशन करी है उसे याद रखना, रिमेंबर दीज वर्ड्स। सोसाइटी में मेन स्ट्रीम करना है, सोसाइटी से आपने एक्सक्लूड करा हुआ था ना, अब इन्हें इंक्लूड करो। और इंक्लूड करने का क्या तरीका है? एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जॉब्स में रिजर्वेशन दो, हाई पेइंग हाई वैल्यूड जॉब जैसे IAS वगैरह। और थर्ड, प्राइवेट स्फीयर में भी इन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए, तभी पूरी सोसाइटी में ये सम्मिलित होंगे, मेन स्ट्रीम का पार्ट होंगे, और तभी हमारे इंडिया से ये सोशल इविल्स जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट has e-launched, obviously physically launch कर नहीं पाएंगे, e-launched ASIIM अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर SCs। नाउ वेंचर कैपिटल फंड्स पता है क्या होते हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है ना, वो अपना वेंचर कैपिटल फंड बना लेते हैं और इमर्जिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो भी एक वेंचर कैपिटल फंड को ढूंढेगी यानी कि बनाएगी एक वेंचर कैपिटल फंड। और वेंचर कैपिटल फंड क्योंकि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, बस ये जो वेंचर कैपिटल फंड होगा गवर्नमेंट का, ये शेड्यूल कास्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा, शेड्यूल कास्ट यूथ के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा। तो ये स्कीम जो आप कर रहे हो इंप्लीमेंट, इसे वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू ही करोगे। क्लियर? ASIIM aims to support 1000 startups of SC youth over next 4 years। बिल्कुल सही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके? To promote entrepreneurship among the SC youth with special preference to Divyangs। Now who are Divyangs? Disabled youth या disabled जो लोग होते हैं ना, उन्हें दिव्यांग कहते हैं। तो SC कम्युनिटी में जो disabled लोग हैं ना, उनके साथ तो वो तो और अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है ना। SC शेड्यूल कास्ट है, वो हमारी सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज उन्हें रखा गया है, पर उनमें जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका तो और बुरा हाल है, तो उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। To support 1000 innovative ideas till 2024 through a synergetic work with technology business incubators। Incubators क्या होते हैं? ये एक तरह से सपोर्ट करते हैं, ये एक हब्स होते हैं जिनमें सपोर्ट किया जाता है और आइडिया को मैच्योर किया जाता है, राइट? जो स्टार्टअप के आइडियाज होते हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रहा है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है। To support, promote and handhold the startup ideas till they reach commercial stage। ठीक है, उनके जो स्टार्टअप आइडियाज है उन्हें कमर्शियलाइज करना, कमर्शियल स्टेज तक लेके जाना गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग देम लिबरल इक्विटी सपोर्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल के थ्रू पैसा देना। टू इंसेंटिवाइज स्टूडेंट्स विद इनोवेटिव माइंडसेट टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? 1000 SC youth would be identified in the next 4 years with startup ideas through the technology business incubators। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के TBIs हैं जो in various higher educational institutions। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो शेड्यूल कास्ट यूथ पढ़ रहा है, उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज है, और उनके आइडियाज को कमर्शियल स्टेज तक मैच्योर किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है। They will be funded at rupees 30 lakhs in 3 years as equity funding so that they can translate their startup ideas into commercial ventures। बिल्कुल 30 लाख तक रुपए दे सकते हैं एक स्टार्टअप को।
सक्सेसफुल वेंचर्स वुड फर्दर क्वालिफाई फॉर वेंचर कैपिटल फंडिंग ऑफ अप टू 5 करोड़। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, वायबल आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो कमर्शियली वायबल है, तो आपको आगे 5 करोड़ तक भी फंडिंग मिल सकती है। शुरुआत में हर आइडिया को 30 लाख तक की फंडिंग मिलेगी इन 3 इयर्स, बट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो 5 करोड़ तक भी आपको फंडिंग मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये था आपका पूरा फर्स्ट स्कीम जो है आपकी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, दिस विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू वेंचर कैपिटल फंड। क्लियर? आपको इसके आसपास की जो ट्रिविया है वो पता होना चाहिए। लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, ये जो है मिनिस्ट्री किस अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रही है, कितने साल के लिए है, ये सारा ट्रिविया आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम। अभी रिसेंटली न्यूज पता क्या आई है? पता ये चला है कि लॉकडाउन के दौरान ना, जब लॉकडाउन हुआ था तो कई बिजनेसेस को नुकसान हुआ था। रेस्टोरेंट्स को नुकसान हुआ है, ट्रैवल एजेंसीज को नुकसान हुआ है, बहुत सारे वेंचर्स हैं, कमर्शियल ऐसे वेंचर्स थे, कमर्शियल ऐसी कंपनीज थी जिनको नुकसान हुआ है। वो सारी कमर्शियल कंपनीज जो डिपेंड करती हैं लोगों के बाहर निकलने पे, लोग अगर घर में रहेंगे तो कुछ बिजनेसेस तो तब भी सपोर्ट हो जाते हैं, जैसे Amazon वगैरह लोगों के घर में रहने से ज्यादा फायदे में रहता है। बट कुछ ऐसे कंपनीज हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो लोगों के बाहर निकलने से उनको ज्यादा फायदा होता है, राइट? जैसे ट्रैवल एजेंसीज हो गई, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए। इन सब में ये तो चलो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, बड़े लोगों की कंपनीज होगी, पर इन सब में कुछ एक और लोग भी हैं जो छोटे लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसेस चला रहे हैं, और वो हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, ठेले वाले और ये रेडी वाले, राइट? इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये भी बाहर निकले लोगों को ही तो सामान बेचते हैं, खाना बेचते हैं ना। इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इनके नुकसान को कवर करने के लिए प्लस इनको सपोर्ट करने के लिए लेके आए हो आप पीएम स्वनिधि स्कीम। अब आपको पता होनी चाहिए स्कीम किसने निकाली है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ना पीएम स्वनिधि स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत अप टू 10,000 एक रेडी वाले या एक स्ट्रीट वेंडर को लोन मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है, और वो फाइनेंस भी होगा ना जो, वो बहुत चीप होगा, उस पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर सके। प्लस इसी स्कीम के तहत ना अभी स्विगी आपको पता है ना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है, तो स्विगी ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ एक एमओयू किया है। उस एमओयू के तहत वो जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, उन्हें ऑनलाइन अपने ऐप के प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, कि वो लोग भी रेस्टोरेंट्स जैसे अपना सामान स्विगी ऐप के थ्रू बेच रहे हैं, ये स्ट्रीट वेंडर्स भी अपना सामान स्विगी ऐप के थ्रू बेच सके। पर उसके लिए इन स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा चाहिए होगा, वो पैसा आएगा पीएम स्वनिधि स्कीम से। 10,000 रुपए तक का आपको फाइनेंस मिल सकता है। प्लस स्विगी ने एमओयू कर लिया तो आप स्विगी पे अब रजिस्टर भी कर सकते हो। स्विगी ने कह दिया है कि हम इन लोगों को भी अपने ऐप के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, जिस इंसान ने इन स्ट्रीट वेंडर से, पॉपुलर स्ट्रीट वेंडर से खाना ऑर्डर करवाना हो वो भी करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन जाने के बाद इन स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा, वही एम है गवर्नमेंट का। ऑलराइट, सो फूड टेक मेजर स्विगी हैज साइंड एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और to bring India street food vendors onto its online platform under PM स्वनिधि स्कीम। ठीक है, नाउ PM स्वनिधि स्कीम का ना फुल फॉर्म आपका ये रहा, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। आप जानते हो ना, आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम था आत्मनिर्भर भारत का, वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट करने की बात कर रहा है। तो जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इन्हें भी सेल्फ रिलायंट करने के लिए आप इन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो वो फैसिलिटी क्या है? ऑनलाइन चले जाओ, गवर्नमेंट से फाइनेंस ले लो। तो द इनिशिएटिव अंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम, विल हेल्प दीज वेंडर्स टू ग्रो देयर बिजनेसेस which was severely hit and are still struggling due to COVID-19 pandemic। ठीक है, चलो, इट इज अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। माइक्रो क्रेडिट पता है किसे कहते हैं? स्मॉल लोन्स को, जो बहुत ही छोटे अमाउंट के जो क्रेडिट होता है ना, लोन्स होते हैं, उन्हें माइक्रो क्रेडिट कहते हैं। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स को आप बड़े बड़े लोन्स नहीं दे रहे, 10,000 रुपए तक दे रहे हो, ठीक है ना? तो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है ये। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान, इट इज अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान to provide affordable loan of up to 10,000
to more than 50 lakh street vendors. 50 लाख रेडी वालों तक को 10,000 रुपीज तक का वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होंगे. हु हैड देयर बिजनेस ऑपरेशनल ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020, जो बिजनेस चला रहे थे 24 मार्च से जस्ट पहले जब लॉकडाउन लगाना था. द स्कीम इज वैलिड टिल 2022. बिल्कुल तभी तक वैलिड करेंगे, तब तक होप करेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं और उसके बाद गवर्नमेंट फिर छोड़ दे. बट बिकॉज लॉकडाउन आ गया था तो इनकी हालत खराब हो गई थी, तो 2 साल के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी. अच्छा, ये स्कीम का टेक्निकल पार्टनर है सिडबी. नाउ सिडबी इज अ डेवलपमेंट बैंक. जैसे नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, राइट, वैसे ही सिडबी एक डेवलपमेंट बैंक है. नाबार्ड जो डेवलपमेंट बैंक है ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. सिडबी जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो सिडबी की एक्सपर्टीज माइक्रो क्रेडिट में भी है, इसीलिए सिडबी को गवर्नमेंट ने पार्टनर बनाया हुआ है. SIDBI is the technical partner for implementation of this scheme. SIDBI will manage the credit guarantee to the lending institutions through Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. Generally जो ये banks वगैरह होते हैं ये street vendors को या weaker sections को लोन नहीं देते because इन्हें डर होता है कि इनका पैसा वापस ही ना आए. तो इनके पैसा वापस आने की गारंटी ले रहा है SIDBI. तो अब जब सिडबी गारंटी ले लेगा थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, अगर सिडबी गारंटी ले लेगा तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज देंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज देंगे. ऑलराइट, तो ये चीज है, इसका ये फायदा है. चलो अब हम थर्ड इशू पे आ जाते हैं, विच इज स्वच्छ विद्यालय अभियान. नाउ आपको पता है स्वच्छ विद्यालय अभियान की सोशल सिग्निफिकेंस क्या है? आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है ना उन्हें एजुकेशन मिले. अंडर प्रिविलेज सेक्शंस तभी मेन स्ट्रीम हो सकते हैं अगर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स खोल लिए थे अंडर सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट और सर्व शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी जगहों पे खुल गए थे और इसमें फ्री एजुकेशन दी जा रही थी सबको, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को फ्री एजुकेशन. प्लस कई लोगों के लिए तो, कई अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए तो आपने बुक्स फ्री करने की फैसिलिटी भी रखी हुई थी उन्हें, और बहुत सारे स्टेशनरी मटेरियल फ्री करने की फैसिलिटी रखी हुई थी ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाएं. ठीक है ना. अंडर प्रिविलेज जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना उनके बच्चे स्कूल पता क्यों नहीं जाते? बिकॉज उनकी फैमिलीज में, उनके हाउस होल्ड में एक प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम. तो पेरेंट्स जनरली सोचते हैं कि यार हमारे पास तो पैसे की प्रॉब्लम है, ये जो बच्चा है हमारा 10, 11, 12 साल का हो गया, इसे काम पे लगा देते, घर पे 2 पैसे ही आएंगे, राइट. इसीलिए वो बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजते थे. मेक सेंस? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए और इस चीज को खत्म करने के लिए ना बहुत सारी इंटरवेंशंस करती आई थी. एक इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करी थी? मिड डे मील स्कीम की, ताकि गरीब घरों के बच्चे भी स्कूल आए. मिड डे मील स्कीम क्या करती है कि बच्चों को स्कूल में ही एक पौष्टिक आहार यानी कि खाना मिलेगा, न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा. ना न्यूट्रिशनल फूड की अगर गारंटी गवर्नमेंट ले लेती है तो अब बच्चे जाएंगे स्कूल. पेरेंट्स को लगता है चल खाना तो मिलेगा, इन्हीं को ही फीड करना था घर पे, तभी इनसे पैसे मंगवा रहे थे, तो इसीलिए अब बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं. प्लस पेरेंट्स को ये भी आइडिया स्कूल जाने से बच्चा बड़ा आदमी बनेगा. तो गवर्नमेंट मिड डे मील जब स्कीम लेके आई ना तो इन्हीं स्कूल्स में ना एनरोलमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो एक सोशल इविल तो आपका खत्म हो गया कि गरीब घरों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए, बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ मिड डे मील स्कीम भी लेके आई. अब इससे क्या हो रहा था? एनरोलमेंट रेट बढ़ गए थे. बट इससे अभी तक एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और वो प्रॉब्लम है जेंडर पैरिटी की. हो क्या रहा था? गवर्नमेंट ने देखा कि इन स्कूल्स में ना ज्यादातर लड़के आ रहे हैं, छोटे जो गर्ल्स हैं हमारी वो इन स्कूल्स का पार्ट नहीं बन रही हैं ना. इससे क्या होगा? अगर सिर्फ लड़के ही एजुकेशन लेते जाएंगे तो जेंडर वो खराब हो जाएगा, जेंडर इक्विटी खराब हो जाएगी, जेंडर पैरिटी खराब हो जाएगी, जेंडर इम्बैलेंस हो जाएगा. सिर्फ मेल्स पढ़े लिखे हैं इन एरियाज में और फीमेल्स पढ़ी लिखी नहीं है. अच्छा, जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करा तो गवर्नमेंट ने पता क्या पाया? गवर्नमेंट ने पाया कि फीमेल्स इसलिए नहीं जाती, छोटे घरों में बच्चियां, इस छोटे मतलब अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के घरों की जो लड़कियां होती हैं वो इसलिए स्कूल नहीं जा रही बिकॉज स्कूल में प्रॉपर फीमेल टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है.
फीमेल टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है और कॉमन टॉयलेट्स में जाएंगी नहीं वो, तो इस वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया अंडर थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस के मेल्स और फीमेल्स के टॉयलेट्स अलग अलग किए जाएंगे। पहले वो भी नहीं हो पा रहे थे, कई स्कूल में तो टॉयलेट्स ही नहीं थे। ठीक है, तो फीमेल सैनिटेशन फैसिलिटी को बढ़ावा या ओवरऑल सैनिटेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेप्स ले रही थी। उसका रीजन क्या था कि सिर्फ मेल्स को फायदा ना हो, जेंडर इंबैलेंस ना हो, फीमेल्स का भी एजुकेशन का ख्याल रखा जाए, फीमेल्स भी स्कूल जाएं। तो इसीलिए आप वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटी को पे फोकस करते हो। क्लियर ना? जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया ना, तो गवर्नमेंट ने साथ साथ लॉन्च किया स्वच्छ विद्यालय अभियान। स्वच्छ विद्यालय अभियान का मेन पर्पस क्या था कि स्कूल्स में एक तो मेल और फीमेल टॉयलेट्स अलग अलग किए जाएं, प्लस साफ रखे जाएं, फंक्शनल हो, प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी हो, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, ताकि वो टॉयलेट्स यूज किए जाए। अगर वो चीज हो जाती है अच्छे से, तो अब फीमेल्स भी ज्वाइन करना शुरू कर देंगी। और ऐसा हुआ, जिन स्कूल्स में, गवर्नमेंट की स्टडी है ये, जिन स्कूल्स में फीमेल सैनिटेशन, फीमेल्स के लिए सैनिटेशन फैसिलिटी, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी थी, वहां पे फीमेल्स का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लगा बिल्कुल ठीक है, इस पे काम करना चाहिए, और इसीलिए स्वच्छ विद्यालय अभियान आया था। ठीक है, नाउ स्वच्छ विद्यालय अभियान आपका आया तो 2014 में था, और तब से लेके अब तक सीएजी ने इसको प्रॉपर सर्वे वगैरह करा कि ये स्कीम चल कैसे रही है। तो सीएजी ने पाया कि 40% ऑफ द टॉयलेट सर्वेड बाय सीएजी इन गवर्नमेंट स्कूल्स नॉन एग्जिस्टेंट एंड अनयूज्ड। 40% टॉयलेट्स जो है ना, बना तो दिए आपने, पर अनयूज्ड हैं, क्योंकि प्रॉपरली चल ही नहीं रहे हैं। और 40% स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो नॉन एग्जिस्ट, वहां पे टॉयलेट्स नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब या तो टॉयलेट्स है नहीं, या टॉयलेट का ढांचा बना हुआ यूज नहीं हो रहा, या और कोई प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट का जो ये गवर्नमेंट का अभियान था, इसमें ये 40% ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है ना, 60% स्कूल्स में तो चलो है ठीक ठाक सिस्टम, बट 40% इज अ सिग्निफिकेंट चंक, बहुत बड़ा चंक है। वहां पे स्वच्छ विद्यालय अभियान को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। ऑलराइट, तो उसी पे न्यूज आई हुई थी। अब ये स्वच्छ विद्यालय अभियान के कुछ पॉइंट्स हैं कि स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी 2014 में, तब इसे एचआरडी कहते थे, याद रखना। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने 2014 में लॉन्च किया था। इसका एम क्या था, और कोशिश ये की गई थी कि ये जो टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन होगी स्कूल्स में और ये जो मेंटेनेंस होगी, ये गवर्नमेंट की कंपनीज करेंगी, जिनका नाम है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे ओएनजीसी होगी, बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उन सबको आपने बुला लिया कि आप कंस्ट्रक्ट करो और 3 से 5 साल के लिए आप ही मैनेज करो ये टॉयलेट्स को। ठीक है, अब ये जो कंपनीज है गवर्नमेंट की, ये मैनेज करने के लिए पैसा कहां से लाएंगी? तो आपको पता है कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना इंडिया का, कंपनीज एक्ट 2014, उसमें ना मैंडेटरी करा हुआ है कि जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनके प्रॉफिट का 2% शुड गो टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कॉर्पोरेट्स का 2% प्रॉफिट शुड गो टुवर्ड्स सोशल गोल्स, के सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो यूज करें, चैरिटेबल चीजें करें, स्कूल्स बनाने हैं, लोगों का फायदा करना है, सोशल गोल्स अपने पास ना रखो। 2% आपका प्रॉफिट शुड गो टुवर्ड्स सोसाइटल बेनिफिट। ठीक है, उसका नाम आपने रखा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मैंडेटरी कर दिया आपने कंपनीज एक्ट 13 में। मेक सेंस? तो इन सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस को कहा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कहा जा रहा है कि आप ये जो टॉयलेट बनाने और मेंटेन करने का पैसा है ना, ये अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकालो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो देना ही था, यहां दे दो, इसे भी हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग का ही पार्ट मानेंगे। क्लियर? अब ये सीएजी की रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, और ये की हाइलाइट्स हैं सीएजी की रिपोर्ट की कि अनयूज्ड हैं टॉयलेट, 70% डिड नॉट हैव रनिंग वाटर, 70% स्कूल्स में रनिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 27% स्कूल्स में सेपरेट टॉयलेट्स ही नहीं है बॉयज और गर्ल्स के। तो अभी भी देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, काफी बेटर किया जा सकता है। स्टेप अच्छा है, पर इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। दैट्स व्हाट सीएजी इज सेइंग। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, चलो
नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, विच इज पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। नाउ ये जो पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है, आप जैसे नाम से ही पहचान सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये किस लिए है? ताकि मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न लोग, बच्चों की हेल्थ और न्यूबॉर्न्स की हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ पे फोकस किया जाए, उनकी हेल्थ बेटर की जाए। नाउ ये जो वर्ड है ना पार्टनरशिप, जनरली पीएम लिखा होता है तो हम सोच लेते हैं ना प्रधानमंत्री या ऐसे आगे कुछ होगा, ये मत सोचना। पीएम इधर है पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। नाउ ये पार्टनरशिप किन के बीच में है? एक्चुअली हुआ क्या था कि 2005 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, जिसमें इस 2005 में ये पीएमएनसीएच लॉन्च की गई थी दिल्ली में ही, ठीक है। नाउ ये जो पार्टनरशिप है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, ये जो पार्टनरशिप है ना, ये 77 कंट्रीज के बीच में है, ठीक है। 77 कंट्रीज और ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, माय बेस्ट मतलब आपको नोट्स में मिल जाएगा कितनी कंट्रीज हैं, बट मल्टीपल कंट्रीज के बीच में ये पार्टनरशिप है और सारी कंट्रीज का एम क्या होगा कि मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ को बेटर किया जाए, ठीक है। नाउ 2005 में न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी के साथ साथ आपने निकाली थी दिल्ली डिक्लेरेशन। यूपीएससी पूछ लेता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, आल्मा आटा डिक्लेरेशन, इस बारी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुई थी ना 2005 में, उसने इस पार्टनरशिप के ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता दिए थे, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, ये डिफरेंट कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप है और इसका एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये स्पेसिफाई हुआ था दिल्ली डिक्लेरेशन में। अगेन एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि ये जो जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, यहां पे मैटरनल हेल्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो, न्यूबॉर्न्स की हेल्थ बेटर हो, ठीक है, उसकी तरफ काम करेंगे। ना आपको ना कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड ट्रिविया पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू पीएमएनसीएच। दूसरा, ये पीएमएनसीएच मैनेज कहां से होता है, ये गवर्न कैसे होता है। ना पीएमएनसीएच को मतलब गवर्न कैसे होता है, इसकी एक सेक्रेटेरिएट है। पीएमएनसीएच की सेक्रेटेरिएट कहां पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। पीएमएनसीएच की जो सेक्रेटेरिएट है ना, वो डब्ल्यूएचओ की सेक्रेटेरिएट के अंदर ही है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सेक्रेटेरिएट भी जिनीवा में है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ ने अपनी सेक्रेटेरिएट में ही इनकी सेक्रेटेरिएट भी होस्ट कर रहे हैं पीएमएनसीएच की, ठीक है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मामला है। क्लियर? तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? वैसे तो इससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, बट व्हाट आई वुड वांट इज कि योर फोकस शुड बी ऑन दिस बेसिक ट्रिविया रिलेटेड टू द पीएमएनसीएच। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिल्ली डिक्लेरेशन, where are the headquarter, where is the headquarter for PMNCH of PMNCH, ठीक है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लॉन्च कब हुई थी और अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने ना एक टेली कॉन्फ्रेंस है, ई कॉन्फ्रेंस करी है, जिसका नाम है अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके तहत ये फिर न्यूज में आ गई थी और ये न्यूज भी पीआईबी में कवर हुई थी। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपने नोट से पढ़ लेना, कुछ इसमें खास कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है। Alright, so that's it from my side, guys. I hope आपको social issues अच्छे लगे होंगे इस वीडियो में. If you still have any doubts, then please write to me those doubts. Or else, otherwise, I'll sign out, I'll sign off, and I'll see you next time with more stuff. Thank you.